बहुत समय पहले रामपुर में रमेश नाम का एक युवक किसानी करते हुए अपनी माँ के साथ जीवन यापन करता था। उस साल तूफान के कारण किसानी में लगाए गए उसके सारे पैसे डूब गए। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। अगर पहले पता होता कि तूफान आएगा तो इतने पैसे लगाते ही नहीं। ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना माँ। हर 2 बरस के बाद प्रकृति की क्षति का हम शिकार होते ही हैं। या तो तूफान आ जाता है या फिर ऐसा होता है कि उस बरस वर्षा ही नहीं होती है। ऐसा ही रहा तो खेती कैसे करेंगे माँ? इसीलिए मैंने एक निर्णय ले लिया है। अब इस खेती को छोड़कर मैं खुद का कोई व्यापार करूंगा। व्यापार करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और उसी पैसे से व्यापार शुरू करूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, पर हाँ, ध्यान से करना। इसके बाद रमेश अपनी जमीन बेचकर व्यापार शुरू करता है। बेटा, इस पर्ची में सारा लिखा सामान बांध देना। मैं अभी वापस आता हूँ। और हाँ, हिसाब का पैसा भी मुझे बता देना। आते हुए देके चला जाऊंगा। बाबा, कुल मिलाकर 100 रुपए हुए। क्या? इतना कम दाम? कहीं तुम मिलावटी सामान तो नहीं बेच रहे हो? इतना कम दाम कैसे हुआ? नहीं बाबा, मेरा सामान पूरी तरह शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण है। मैं बाकी व्यापारियों की तरह अधिक मुनाफे के बारे में नहीं सोचता। बस इतना कमाना चाहता हूं कि गुजारा हो जाए। अच्छी बात है बेटा, तुम जैसे भले लोगों का व्यापार तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये लो पैसे और सामान पैक करके रख देना। इस तरह कम दाम में गुणवत्ता वाला सामान बेचने से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। रमेश बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। उसकी सफलता से उसके आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। देख देख, ये यहाँ का बड़ा व्यापारी है, बहुत धन है इसके पास। आज हम इसी के घर में डाका डालने वाले हैं, समझे? देख, दुकान में भी बहुत सारा धन होगा। हम दुकान भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो तुम अपने 2 साथियों के साथ जाकर इसका घर लूटो, तब तक मैं दुकान लूटता हूँ। अनाज भी बहुत दिख रहा है, वो भी हाथ लगते ही चुरा लेंगे। इस तरह तो हम बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे। आज रात ही इस योजना को अंजाम देते हैं। उस रात चोर रमेश की दुकान और घर दोनों लूट लेते हैं। उसकी सारी जमा पूंजी चली जाती है और वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। माँ, मैंने खेत बेचकर व्यापार शुरू किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक सब लुट गया। अब मेरे पास फिर से व्यापार खड़ा करने के लिए पैसे भी नहीं है। व्यापार अच्छा चलने से सबकी नजर हम पर ही थी। हमने सोचा भी नहीं कि चोरी हो सकती है। अब मेरा मन इस सब से उठ गया है माँ। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। ऐसे निराश हो जाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे हमने कहाँ सोचा ऐसा हो जाएगा। तुम इसे इतनी गंभीरता से मत लो। तुम फिर से व्यापार शुरू करो और देखना, इस बार तुम जरूर सफल हो जाओगे। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ भी सही नहीं लग रहा। मैं कल ही तीर्थ यात्रा पर निकलूंगा। इसके बाद रमेश तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। बहुत दूर का सफर तय करने के बाद वह एक धर्मशाला के पास जाकर रुकता है। बहुत लंबा सफर तय कर लिया, अब और ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। आज रात को यहीं रुक जाता हूँ। माए, मुझे आज रात के लिए जगह चाहिए, कल सवेरे निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। हर दिन का तुम्हें 1 रुपया देना होगा। मुझे मंजूर है। भोजन का कितना देना होगा? हर दिन का 2 समय का भोजन मिलाकर ही रुपया बताया है। वैसे तुम आए कहाँ से हो और करते क्या हो? कहाँ जाना है तुम्हें? अपने बारे में कुछ बताओ। जो भी यहाँ आता है मैं सबसे पूछती हूँ, तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं रामपुर से आया हूँ माई। मैं पूरी तरह दिवालिया हो चुका हूँ और अब तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। अरे, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। फिक्र मत करो, इन सब का हल तुम्हें जरूर मिलेगा। काशी नगर में शिवदत्त नाम के एक ऋषि है। तुम जाकर उनसे मिलो और अपनी समस्या बताओ। वो तुम्हें जरूर हल बताएंगे। क्या सच में? मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ। ठीक है, मैं काशी जाऊँगा और ऋषि शिवदत्त से मिलूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, उनसे पूछूंगा। बेटा, अगर तुम ऋषि से मिलने काशी जा रहे हो तो मेरी नातिन है। उसकी माँ की देहांत के बाद से वह कुछ बोल नहीं रही है। क्या तुम ऋषि से पूछ सकते हो कि वह कब तक बोल पाएगी? बस इतना काम कर दो।
मैं ज़रूर इसके बारे में पूछूंगा। वो जो भी उपाय बताएंगे मैं लौटते समय आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक तुम जाकर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कमरा देखती हूँ। इस तरह उस रात वहां विश्राम करके रमेश अगली सुबह काशी के लिए निकल जाता है। रास्ते में प्यास लगने से वह एक घर के पास रुकता है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ, जरूर मिलेगा। ये लीजिए। लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो तुम। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई, मैं काशी नगर में महादेव के दर्शन करने के बाद शिवदत्त नाम के एक ऋषि से भेंट करने जा रहा हूँ। क्या आप काशी नगर में ऋषि शिवदत्त से मिलने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्हें अपनी समस्या बताने से वह आपको उसका उचित उपाय बताकर कष्ट दूर कर देते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो मैं उन महात्मा से भेंट करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, एक बार इस पेड़ को देखो ना, कितना बड़ा है, नारंगी का है। इसमें अब तक एक भी फल नहीं लगा है। क्या आप ऋषि से पूछकर बताओगे कि इसमें आखिर फल क्यों नहीं लग रहे हैं? जी ठीक है, ज़रूर पूछूंगा। मैं इसका कारण पूछकर लौटते समय आपसे जब मिलूंगा तो आपको बता दूंगा। अरे भाई, ये लो कुछ पैसे, अपने पास रख लो। काशी की यात्रा पर जाने वालों को पैसा देना अच्छा होता है। फिर रमेश वहां से निकलकर बहुत लंबा सफर तय करके एक जंगल में पहुंच जाता है। ये तो बहुत घना जंगल लगता है, कितना चलाऊं, पर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत भूख भी लग गई है। देखता हूँ यहाँ कोई फल खाने को मिल जाए। लगता है वहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर कुछ खाने को मिल ही जाएगा मुझे। बहुत देर के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो सामने रमेश खड़ा था। तुम कौन हो बेटा? मैं इस तरह इतना नुकसान झेलने के बाद ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, मैं काशी के ऋषि शिवदत्त जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ऋषि शिवदत्त से मिलने जा रहे हो? तो मेरे पास एक संदेह है, क्या तुम उसका समाधान उनसे पूछ कर आओगे? ज़रूर ऋषिवर, बताइए, आपका क्या संदेह है? मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर मुझे किसी तरह का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी तपस्या को कोई शक्ति रोक रही है। वह क्या है, यही मैं जान नहीं पा रहा हूं। क्या तुम यह उनसे पूछकर मुझे बताओगे? मैं आपके संदेह का समाधान जानकर आऊँगा। फिलहाल आप मुझे भोजन के लिए कोई मार्ग बताएं कि यहाँ फल कहाँ मिल सकते हैं। यह लो, मेरे पास कुछ फल है, रास्ते के लिए इसे तुम ग्रहण कर लेना। रमेश ऋषि से मिले फल खाकर वहां से आगे के सफर पर निकल पड़ता है। एक लंबा रास्ता तय करके वो काशी नगर पहुंचकर शिवजी के दर्शन कर ऋषि शिवदत्त के आश्रम पहुंचता है। आश्रम पहुंचने के बाद, ऋषिवर, मैं रामपुर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे पास कुल 4 संदेह हैं, उनका समाधान जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हारे संदेहों का समाधान दूंगा, किंतु मेरे कुछ नियम हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूं, किंतु तुमने कहा तुम्हारे 4 संदेह हैं, तुम्हें उनमें से किसी एक को त्यागना होगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे नुकसान का अनुभव क्यों करना पड़ता है? यही पूछने इतनी दूर आया हूँ, लेकिन रास्ते में मेरी सहायता करने वाले उन तीनों को मैंने समाधान ढूंढने का वचन दिया है, और अगर सिर्फ मैंने अपना संदेह पूछा तो उनमें से किसी एक के साथ तो विश्वासघात होगा। इतना संदेह में क्यों हो? क्या यही है कि कौन से प्रश्न को त्याग दूं? ऐसी बात नहीं है स्वामी जी, मैंने सोच लिया कि इसका समाधान जानना है। अभी मैं जिस रास्ते से आया वहाँ एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। वह वहाँ पर कई बरसों से तपस्या कर रहे हैं, पर उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे इसका कारण जानकर आऊं। क्या आप बताएंगे मुझे? उस ऋषि जी के शीश पर एक मणि है। उनके समस्त तप शक्ति उस मणि में समा रही। अगर वे इस मणि को निकाल लेंगे तो उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपका बहुत धन्यवाद ऋषिवर। विजय भव। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा भला करेगी। तुम जा सकते हो। उसके बाद वहां से निकलकर रमेश रास्ते में तपस्या कर रहे ऋषि से मिलता है। तो तुम आ गए। क्या ऋषिवर ने मेरे संदेह का समाधान बताया? हाँ, बताया है। आपके शीश में एक मणि है। आपकी तप शक्ति वह मणि आकर्षित कर रही है। आप उसे निकाल दें। यह मणि मेरे केश में कैसे आई?
मुझे आज तक पता नहीं चला कि यह मेरे पास है, तो मेरी तपोशक्ति इस मणि में समाहित है। ठीक है, तुमने मेरे लिए उतनी दूर जाकर इसका समाधान पूछा। मैं यह मणि तुमको उपहार में देना चाहता हूं। रख लो इसे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ ऋषि जी। ठीक है बेटा, तुम्हारा सदा कल्याण ही होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी रक्षा करेगी। वहां से निकलकर रमेश उसे पानी देकर उसकी प्यास बुझाने वाले व्यक्ति के पास गया। देखिए, आपके इस नारंगी के पेड़ पर इसलिए फल नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस पेड़ की जड़ के नीचे 10 सोने के मोहर के घड़े हैं। उसी के कारण फल नहीं लग रहे हैं। इसमें से उन 10 घड़ों को बाहर निकालने से इस पेड़ में फल लगने शुरू हो जाएंगे। क्या इस पेड़ के नीचे 10 घड़े सोने की मोहरें हैं? मेरे तो भाग खुल गए। लेकिन एक शर्त है, आपको इस पेड़ को किसी तरह की हानि पहुंचाए बिना उन सारे घड़ों को निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे लंबा सफर तय करना है। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर पेड़ को कोई हानि ना पहुंचाते हुए जमीन की खुदाई शुरू की और 10 सोने के घड़े बाहर निकाले। उन घड़ों को देखकर वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया। वाह, मेरे बाग खुल गए। इतना सारा धन मैंने वर्षों से घर के नीचे दबाकर रखा था और मुझे पता ही नहीं चला। यह संपदा मुझे आपके कारण मिली है बेटा। आपने ऋषि से मिलकर समाधान ना पूछा होता तो मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरी ओर से भेंट के रूप में ये लेकर जाओ। मैंने किसी फल की आस में आपकी सहायता नहीं की। ये आपके घर में खजाना मिला है, ये खजाना आपका ही है। ऐसा मत कहिए, मैं अपने मन से आपको यह दे रहा हूं। मना मत कीजिए। आपको ले जाने में आसानी हो, उसके लिए मैं गाड़ी का प्रबंध करता हूं। उस व्यक्ति के दिए घड़ों को लेकर रमेश जिस धर्मशाला में वो रुका था उस बुढ़िया के पास पहुंचता है। बेटा, बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, बातें बाद में कर लेना। तुम पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। मैंने रास्ते में भोजन कर लिया है। मैं आपके प्रश्न का समाधान पूछकर आ गया हूँ। माई ऋषिवर ने कहा है कि जैसे ही आपकी नातिन उनके होने वाले पति को देखेगी तब वो स्वयं बात करने लग जाएगी। तो फिर जो व्यक्ति मेरी नातिन से विवाह करेगा वो कहाँ मिलेगा? मुझे मेरी नातिन को बोलते हुए सुनना है। पता नहीं उसका भाग्य कब बदलेगा। माई, आप निश्चिंत रहिए। तभी वहाँ उसकी नातिन आ जाती है और रमेश को देखकर तुरंत ही बोलती है, नानी देखो मेरे नए कपड़े कैसे लग रहे हैं। मेरी नातिन ने कुछ बोला? इसने अभी कुछ बोला? बेटा, बहुत ही प्यारी, तुम इस कपड़ों में राजकुमारी लग रही हो। वाह, ये कितनी सुंदर है। ठीक है माई, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्ही ने कहा ना कि ऋषि ने कहा है कि मेरी नातिन अपने होने वाले पति को देखते ही बोलने लग जाएगी। तो तुम ही इसके पति हुए ना। इसने तुम्हें देखकर बोला, बेटा, विधि के विधान को मना मत करो। देखो, तुम इससे विवाह कर लो, अगर तो मैं गंगा नहा लूं। इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना तो मेरा सौभाग्य होगा। रमेश उस कन्या से विवाह करके अपने घर जाता है। माँ देखो, मैं क्या लेके आया हूँ। देखिए, इन सभी घड़ों में सोना है और यह तुम्हारी बहू है। देखो माँ, कुछ तो बोलो ना। आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? बेटा, जब तू यहाँ से गया तब मैं दुर्घटनावश गिर पड़ी और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। क्या माँ, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे ऐसे कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। सुनिए जी, जंगल में ऋषि ने आपको जो मणि दिया था वो मणि सच में बहुत चमत्कारी है। वो कोई ऐसी वैसी मणि नहीं है। उस मणि के अंदर ऋषि की तप शक्ति है। उस मणि को माँ की आंखों पर रख दीजिए। तुम सही कह रही हो, मैं अभी निकालता हूँ। रमेश उस मणि को माँ की आंखों पर रखता है। बेटा, मुझे अब सब दिख रहा है। क्या यही तुम्हारी पत्नी है? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये इतना सोना, ये मणि, तुम्हारा इससे विवाह करना, ये सब कुछ कैसे हुआ? और इस तरह मुझे ये सब मिला है माँ। देखा ना बेटा, तुमने परोपकार का सोचा, इसलिए तुम्हारे साथ सब अच्छा हुआ। वही दूसरी तरफ जिन्होंने हमारे दुकान में चोरी की थी वह पकड़े गए और सरकार ने हमारे पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब है मेरी मेहनत की कमाई कहीं नहीं गई माँ, वापस मेरे पास ही लौट आई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। इस तरह रमेश ने अपनी अच्छाई से जो लोगों की सहायता की उसका फल अलग अलग रूप में उसे मिल गया।
जिससे उसकी खुशियां वापस लौट आई। उस दिन से अपनी माँ और पत्नी के साथ वह सुखपूर्वक रहने लग जाता है। मम्मा मम्मा, आज मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े रेत के मैदान दिखा रहे थे। मुझे वह मैदान बहुत ही अच्छे लगे। मम्मा मम्मा, प्लीज आप भी मुझे घुमाने के लिए उन रेगिस्तान के मैदान में ले चले ना मम्मा। बेटा चीकू, उन रेत के मैदान में रेत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। अब हम जिस जंगल में रह रहे हैं वहाँ पर हम लोग को भरपूर पानी और खाने के लिए दाना मिलता है बेटा, मगर वहाँ रेत के मैदानों में ना ही हमें भरपूर पानी मिलेगा और ना ही खाने के लिए दाना। तो बेटा वहाँ जाकर हमें क्या फायदा होगा? नहीं नहीं मम्मा, मुझे रेत के मैदान को देखने के लिए राजस्थान जाना है। आप मुझे ले चले ना मम्मा, प्लीज ना प्लीज मम्मा, ले चले आप मुझे वहाँ पर। चीकू, तुम्हारी जिद एकदम बेकार है। मैं तुम्हें लेकर राजस्थान रेत के मैदान दिखाने के लिए नहीं लेकर जाऊंगी। तुम्हें घूमना है तो इसी जंगल में घूमो, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाऊंगी, मगर तुम्हें लेकर राजस्थान रेतों का मैदान दिखाने नहीं ले जाऊंगी। अब मैं बेटा दाना लेने के लिए जा रही हूँ। जब मैं आऊंगी तब तुम्हें जंगल घुमाऊंगी, तब तक तुम अपने घोंसले में ही रहना। इतना कहकर टोनी चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। मम्मा तो मुझे कभी भी रेतों का मैदान दिखाने के लिए राजस्थान नहीं ले जाएंगी। मैं क्या करूं? कैसे मैं रेतों का मैदान देखूं? यह मेरा सपना है कि मैं रेतों का मैदान देखूं और वहां पर खुशी खुशी रहूं। अब मैं क्या करूं? चीकू अपना मन मारकर जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसको दो अनजान पक्षी मिलते हैं। वह चीकू से कहते हैं, छोटे पक्षी, क्या हमें यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी मिलेगा? हाँ, हमारे पूरे जंगल में आपको पीने के लिए एकदम साफ पानी मिलेगा। आप कहीं भी जाकर पानी पी सकते हैं। यहाँ पर हर जगह का पानी एकदम साफ और पीने लायक है। तुम्हारा शुक्रिया छोटे पक्षी, मगर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं कोई तुम्हारी मदद कर पाऊँ बेटा। क्या बताऊं, मेरा यह सपना था कि मैं राजस्थान जाकर रेत के बड़े बड़े मैदान देखूं, मगर मेरी मम्मा ने तो साफ मना कर दिया है कि वह मुझे रेतों का मैदान दिखाने नहीं ले जाएंगी। इस वजह से मैं उदास बैठा हूँ। अरे छोटे पक्षी, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम लोग तो राजस्थान के रेत वाले मैदान से ही यहाँ पर आए हैं। यदि तुम्हें वहाँ पर घूमने चलना है तो हमारे साथ चलना। क्या सच में आप मुझे रेतों का मैदान दिखाने अपने साथ ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें अपने साथ जरूर ले चलेंगे, मगर वहाँ पर जाने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि वहाँ पर खाने और पीने की थोड़ी समस्या है। इसीलिए जब तक तुम वहाँ पर रहोगे तो हम तुम्हें उन्हीं पैसों से खिलाया पिलाया करेंगे और फिर सवारी ढूंढकर तुम्हें ले जाना और वापस लाना भी तो है ना। ठीक है तो अंकल, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगा, मगर आप कल सुबह मुझे जरूर रेतों का मैदान दिखाने ले चलना। और फिर चीकू वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वह यह सोचता है कि वह पैसों की व्यवस्था कैसे करेगा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वह अपनी मम्मा के गहने और नगद पैसे लेकर
उन अनजान पक्षियों के पास चला जाता है और फिर वह अनजान पक्षी चीकू से कहते हैं, चीकू, कल सुबह तुम तैयार रहना, हम लोग सुबह सुबह ही तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और फिर सुबह होती है। चीकू उन अनजान पक्षियों का इंतजार करता है, मगर वह पक्षी वहां पर नहीं आते हैं। चीकू उनका शाम तक वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता है, मगर वह अनजान पक्षी शाम तक भी वहां पर नहीं आते हैं। चीकू उनकी खोज में इधर उधर जंगलों में घूमने लगता है और वह भटकते भटकते काफी दूर अनजान एक जंगल में आ जाता है और फिर रात हो जाती है। चीकू उस जंगल में अकेले काफी डरने लगता है और अपनी मम्मा को याद कर कर कहता है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ पर हैं? आकर आप मुझे अपने साथ वापस हमारे घर ले चले मम्मा। इधर टोनी का भी चीकू के बिना रो रो के बुरा हाल हो रहा था। चीकू की आवाज सुनकर वहाँ पर एक तोता आता है और वह चीकू से कहता है, तुम इतने नन्हे पक्षी इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? चीकू सारी बातें तोते को बता देता है तो तोता कहता है, कोई बात नहीं चीकू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कल सुबह होते ही तुम्हारी मम्मा के पास पहुंचा दूंगा। और फिर सुबह होती है। तोता चीकू को अपने साथ लेकर जाता है और उसको उसकी मम्मा के पास पहुंचा देता है। टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वह तोते को धन्यवाद देती है कि उसने उसके बेटे को उसके पास पहुंचा दिया। मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।